हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राउंड टेबल। और इसमें हम वक्तन वक्त अलग अलग इश्यूज पे डिस्कशंस करेंगे। और आज हमारा पहला इशू है ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो पुरानी फिक्सिंग केसेस बाहर बाहर निकल रही है, बातें बाहर निकल रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है तीन सहाफ़ी, तीनों पाकिस्तान के दिग्गज सहाफ़ी हैं। पहले हैं शाहिद हाशमी फ्रॉम कराची, ARY AFP के लिए काम करते हैं। शाहिद भाई, वेलकम टू दिस चैट। थैंक यू चंद्रेश। आसिफ खान है दूसरे सीनियर सहाफी, वो भी कराची का ही है। आसिफ, वेलकम टू द चैट। थैंक यू वेरी मच चंद्रेश। और तीसरे हैं फैजान लखानी, मेरे पुराने दोस्त, और जो वो भी कराची के ही हैं, जियो न्यूज के हैं। और वेलकम टू दिस चैट फैजान। थैंक यू चंद्रेश। तो शाहिद भाई, चूंकि आप गाने शायरी में बहुत एक्सपर्ट हैं, एक शायरी लिखी थी अकबर इलाहाबादी ने, अगर मैं गलत ना हूं, कि हंगामा है क्यों बरपा। आपके हिसाब से ये हंगामा क्यों है बरपा? देखो चंद्रेश, लाहौर हाईकोर्ट और गद्दाफी स्टेडियम के बीच में क्रिकेट का ग्रेवयार्ड है, जहां मैच फिक्सिंग की 2 रिपोर्ट दफन है, बल्कि 3 रिपोर्ट्स दफन है। उधर किसी ने डिग आउट किया कि कुछ निकाले, कुछ नया मसाला निकाले, पुराने मसाले को नए मसाले में डाल के कोई बिरयानी पका ले। तो अनवारंटेड, अनइनवाइटेड, अनसॉलिसिटेड, अनएक्सेप्टेड कुछ लोगों ने डिग किया और लेके आ गए। खालिद महमूद एक दिन इंटरव्यू में कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं। ओ भाई, जो बड़ी हाई कोर्ट की जजेस ने इंक्वायरी की, जस्टिस मलिक कयूम ने, उन्होंने फाइन भी लगाया, बैंस भी लगाए, एंड ऑफ द स्टोरी। दूसरा, वर्ल्ड कप पे जब नए डाउट्स रेज हुए, नए सस्पिशंस रेज हुए, जस्टिस भंडारी ने इंक्वायरी की। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ACSU फॉर्म हो गया था। मलिक कयूम के वक्त ACSU नहीं था। भंडारी कमीशन जब 2001-2002 में हुआ तो ACSU हो गया था। ACSU से शारजा में उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा नहीं, हमने भी सुना है कि मैचेस फिक्स नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ओ भाई, जब प्रूफ नहीं है तो जाओ बगर ऑफ, और कुछ भी नहीं है। तो नए 2-4 लोगों ने इसको निकाल के और सलीम मलिक के मुंह में मुख्तलिफ चीजें डाल के, खालिद महमूद के मुंह में डाल के, आरिफ अब्बासी इतना सेंसिबल आदमी, वो ये कह रहा है कि मलिक कयूम इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने क्लियर कर दिया था। ओ भाई, फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने लैक ऑफ एविडेंस पे किया था। जब और एलिगेशंस आए तो सलीम मलिक को पूरा कमीशन बना। वो कमीशन का एक वकील ऑस्ट्रेलिया गया, वहां जाके उसने मार्क टेलर, मार्क फॉर्ड, टीम में शेन वॉन से टेस्टिमनी की। उसकी बेसिस पे आके उसने कमीशन को रिपोर्ट दी और कमीशन ने अपनी सजाएं दी, इम्प्लीमेंट भी हुई। हाँ, बहुत सी चीजें जो उन्होंने सजेस्ट की थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो अब उसको उखाड़ने का क्या फायदा? सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा माफिया है जो चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बदनाम करे और पाकिस्तान की क्रिकेट के जो टीवी राइट्स जाने हैं मई और जून में, वो डी वैल्यू हो जाए। आसिफ, आपका क्या कहना? आप फिक्सिंग के इश्यूज पे काफी पैनी नजर रखते हैं, क्या आप एग्री करते हैं शाहिद भाई से? देखिए, शाहिद भाई ने जो हकाइक बताए हैं माजी के, चाहे वो भंडारी कमीशन हो, एजाज यूसुफ का हो या फखरुद्दीन जी इब्राहिम का हो, उनको अगर सबको मिलाया जाए तो मलिक कयूम इंक्वायरी कमीशन बहुत कॉम्प्रीहेंसिव था। उसने, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया भी गए और बाकी उन्होंने चीजें की, हर आदमी को बुलाया। ऑलमोस्ट 50 लोगों की उसमें इंटरव्यूज हैं, कुछ लोगों को बार बार बुलाया। और जितने लोग आज आके बात कर रहे हैं, उन्होंने कमीशन के सामने कुछ और कहा है, चाहे अताउर रहमान हो, चाहे उनके साथ खालिद महमूद साहब हो। तो सबसे पहले तो इन सबको कटहरे में लाना चाहिए कि आप अब झूठ बोल रहे हैं या पहले झूठ बोल रहे थे। तो सबसे पहले तो जो लोग अभी सामने आए हैं, इनका इनकी जो व्यूज हैं उनको वे करना बड़ा जरूरी है। आसिफ, खालिद महमूद ने भी ये कहा कि मुझे डाउट से, ये नहीं कहा कि लो मेरे पास ये एविडेंस है, मैं देता हूँ ये मैच फिक्स हुए थे। एविडेंस लाओ तो कहानी को आगे बढ़ाए, वरना कहानी को पीछे कर दो। जी जी शाहिद भाई, लेकिन मलिक कयूम इंक्वायरी के सामने तो खालिद महमूद साहब ने कहा कि मैच फिक्सिंग होती नहीं है, भंडारी तो के इसलिए सामने हो रहा है। भंडारी के सामने जी बोला उन्होंने, कराची तो में अब प्रेस ये कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा था। प्रेस जी 99 में वो जो माजिद भट्टी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट दी प्रेस की थी, जुलाई तो 99 जुलाई। अताउर रहमान साहब ने अगर ये कहा कि मुझे आमिर सुहेल ने कहा एफिडेविट देने का और उन्होंने साइन नहीं किया, तो आमिर सुहेल या राशिद लतीफ आपके एफिडेविट पे साइन क्यों करेंगे? जब आप ये कह रहे हैं कि मुझे वसीम अकरम ने पैसे दिए, क्योंकि वहां पर एक मैजिस्ट्रेट बैठे हुए थे, तो जज बैठे हुए थे, तो आमिर सुहेल ने उनसे कहा कि जो भी आपकी शिकायत है वो आप लिख कर दे दें ऑन अ पेपर विच इज रिकग्नाइज। ये कहा था उनको सिर्फ। वो बार बार बयान बदल रहे हैं, कभी कह रहे हैं मैं इमरान खान के करीब हूँ, इमरान खान मेरे दोस्त हैं। इमरान खान ने तो ये कहा कमीशन
के सामने कि मैच फिक्सिंग के बारे में मुझे अताउर रहमान ने बताया, और अगर इंतखाब आलम कुछ कह रहे हैं तो ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, उनकी बात को वेटेज देनी चाहिए। तो फिर खोल लें सारी चीज, तो ये दोबारा के साथ फंसेंगे। बाकी एक और चीज मैं ऐड कर दूं, मलिक कयूम इंक्वायरी या पाकिस्तान की इंक्वायरीज को आप छोड़ें, आप साउथ अफ्रीका चले जाएं किंग्स कमीशन में। किंग्स कमीशन को क्या परेशानी है कि वो वहां पे सलीम मलिक का नाम वहां पर भी ले रहे हैं कि कोई जॉन नामी हांसी क्रोनी ने उसके खिलाफ एविडेंस दिया था। एग्जैक्टली, हांसी क्रोनी दुनिया का एक वाहिद क्रिकेटर है जिसने कहा कि मैंने मैच फिक्सिंग की है। वो सॉलिड एक प्रूफ था कि प्लेयर खुद कह रहा है, कभी किसी प्लेयर ने नहीं कहा। मेरे पास भी, मुझे भी डाउट्स हैं 2015 वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस पे, 2019 का एक वर्ल्ड कप, अगर आप मेरे साथ देख लो एक मैच तो आपको कहो यार वाकई आप सही कह रहे हैं, कितना फिक्स लग रहा है ये मैच, लेकिन मेरे पास एविडेंस नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, दो मैच मैं भी, शाहिद भाई आपको दो मैच मैं भी बताता हूँ। 2011 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे, 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बनाए टोटल। हेडन खेल रहे हैं और शेन वॉटसन खेल रहे हैं, डाउट होता है। 2003 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस श्रीलंका, 15 ओवर का जो दायरा होता था उसमें 13 ओवर में 80 रन है, 14 में भी 80 रन है, 15 में भी 80 रन है। सहवाग और तेंदुलकर खेल रहे हैं, डाउट होता है। आप कह सकते हैं कि डाउट है, लेकिन ये नहीं कि आउट है। और सलीम मलिक का नाम सीबीआई की रिपोर्ट में भी है। वो जो विल्स कप का, सुपर विल्स कप का मैच खेलने गए थे, उसमें मुकेश गुप्ता कह रहा है कि मैंने 8 लाख रुपए दिए थे, और वो मैच उठा के देख लो, उसका स्कोर कार्ड देख लो। तो सलीम मलिक शुड गो एंड क्लियर हिमसेल्फ। अगर वो उसके ऊपर जो उन्होंने सवालनामा दिया है वो जाके क्लियर करवा ले। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने मुख्तलिफ चैट्स में पहले भी रेज किया है कि 2008 में जब सलीम मलिक को उसका लाइव बैन ओवरटर्न किया है तो वो हमें फैसले की कॉपी दिखाए। हम देखना चाहते हैं दो चीजें, ए क्या उसको एब्सॉल्व किया है, एक्सोनरेट किया है मैच फिक्सिंग के एलिगेशन से, या नंबर 2 उसको ये कहा है कि लाइव बैन होल्ड नहीं करता कोर्ट में, इसका बैन थोड़ा सा कम कर दो, ये इन्वॉल्व था लेकिन इसका बैन कम। ऐसा ही है। जो इनफैक्ट सलीम भाई, शाहिद भाई, उस वक्त भी जो बात आई थी वो यही थी कि पीसीबी के जुरिस्डिक्शन के ऊपर चैलेंज हुआ था कि इनफैक्ट जो सलीम मलिक के उस वक्त वकील थे उन्होंने भी, शाहिद करीम साहब ने यही बात की थी कि अदालत ने ये फैसला दिया कि पीसीबी को इख्तियार नहीं था किसी पे ताहयात पाबंदी का, एक्विट चार्जेस से एक्विट नहीं किया था, बैन ओवरटर्न किया था। ये दोनों वाकई में अलग बात है। और चंद्रेश, जिस तरह आपने अकबर इलाहाबादी का एक मिसरा कहा स्टार्ट में कि हंगामा है कि बर्पा, इसी गजल के अगले शेर में ही इसका जवाब मिलता है कि ना तजुर्बा कारी से वाइज की है ये बातें, उस रंग को क्या जाने पूछो जो कभी पिए। तो भाई तो मसला ये है कि जो बातें कर रहे हैं शायद लोगों ने माजी पढ़ा नहीं है, इसलिए इस वजह से आज ऐसी बातें हो रही है। उनको पता नहीं है कि ये जो आज जो सारी बातें 20 साल बाद हो रही है, पहले भी वही बातें होती रही है और सारी बातें रिपोर्टेड है, अखबारात का हिस्सा है, पेपर का हिस्सा है। इंतखाब आलम ने तो भाई 1994 में हम क्रिकेट कवर कर रहे थे, मैं और रशीद शकूर, शालीमार होटल में रिसेप्शन के पास जहां ब्रेकफास्ट करते थे, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इंतखाब आलम ने मुझे और शकूर को इंटरव्यू दिया कि बासित अली was the first player who confessed to match fixing, और उसने मुझे आके कहा कि मैं कुफारा किस तरह दूंगा। तो हमने फिर एक लॉकेट पर कसम लेनी शुरू कर दी। ये इंतखाब आलम के वेल डॉक्यूमेंटेड है और उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में जस्टिस कयूम के सामने भी कही है। ओहो नई चीज के सामने भी कही है, पहले खिलाड़ी साबित हो गए, ओहो टीवी चैनलों में ओ भाई ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये दो इंक्वायरी रिपोर्ट्स में ये बात है। तो ये सारा मामला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो बहुत सारे किरदार ऐसे हैं उसमें कि जो सवाल जहां उठाना चाहिए शाहिद भाई और फैजान और चंद्रेश, कि मलिक कयूम इंक्वायरी का एक पार्ट अभी नामुकम्मल है। उन्होंने ये कहा था कि एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आनी है मुश्ताक अहमद के खिलाफ। अगर सवाल उठाएं तो फिर वहां उठाएं, क्योंकि अभी तक वो रिपोर्ट या वो बना नहीं है वो सूरत हाल। वो आदमी, लेकिन ये बिल्कुल वो आदमी आफ्ताब भट्ट जिसने क्लेम किया था कि मैंने सलीम परवेज के साथ मिलके $1 लाख मुश्ताक और सलीम मलिक को दिए थे, वो आदमी आफ्ताब भट्ट नामी गायब हो गया, कनाडा भाग गया। अव्वल्लाहु आलम वो 20 साल बाद जिंदा भी है या नहीं है। सलीम परवेज तक तो हलाक कर दिया गया। मैं सलीम परवेज को अच्छी तरह मिला था। सलीम परवेज का एक्सीडेंट नहीं है, उसको किसी ने मारा है। जी वो जो नेशनल बैंक के थे और एक वनडे खेले पाकिस्तान, सिंगर कप में भी वो गए थे श्रीलंका। तो ये जो लेकिन चंद्रेश को एक चीज हम बता दें, चंदू भाई को भी बता दें कि अगर अभी हम तो बात कर रहे हैं ना सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की, वो भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट भी कोई छोटी नहीं है चंदू भाई। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कोई बात नहीं करना चाहता। आप अगर देखें हिंदुस्तान में भी बहुत सारे
बंद लिफाफे हैं जो अभी तक खुले नहीं है, जैसे शाहिद भाई काफी बार। इसलिए कि इंडिया में नेशनलिज्म ज्यादा है, हमारे यहाँ नेशनलिज्म की कमी है। हर नहीं, नेशनलिज्म से ज्यादा सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच हाँ, वो है कि अपने वो अपने आप को बचा ले पहले, उसके बाद बाकियों की देखें। वो भी एक ब्रांच है नेशनलिज्म की, वो भी एक नेशनलिज्म वो की। लिफाफे वो लिफाफे खुले नहीं जिसमें नाम थे अभी जो जज को दिए थे रिसेंटली, वो अभी तक खुले नहीं, और वो कह रहे हैं कि वो किसी ने क्लेम किया, तो किसी के क्लेम के बेसिस पे आप उसको उस पर तोहमत नहीं लगा सकते, तो इसलिए अभी तक वो लिफाफे। इसी तरह पाकिस्तान में भी क्लेम के ऊपर मैं तो कहता हूं कि वो लोग जो इंटरव्यू कर रहे हैं इन लोगों का, शेडी कैरेक्टर लाइक अताउर रहमान जिसने कोर्ट में जाके पर्जरी की, खालिद महमूद साहब के ऊपर भी पर्जरी का एक ऑफेंस लगना चाहिए। उन लोगों को चैनल बिठाते हैं, चैनल की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो एक आदमी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, वो उस आदमी से कहें कि हमें प्रूफ दें, वरना हमारे टीवी चैनल पे हम आपका इंटरव्यू नहीं चलाएंगे। टीवी चैनल इज एज मच रिस्पॉन्सिबल एज दैट गाय हु इज एलिजिंग। तो ये सारा किस्सा जो है ये सलीम मलिक के बयानात के बाद शुरू हुआ है कि नहीं? ये सारा किस्सा इसलिए शुरू हो गया कि कोविड-19 की वजह के बाद कुछ करने को रहा नहीं है, तो सबको एक वो हम यहाँ पाकिस्तान में अक्सर बोलते हैं कि मंजर बिक रहा है। और अताउर, देखिए उसमें कोई मुजायका नहीं है, मैं समझता हूँ शाहिद भाई सीनियर हैं, मुजायका नहीं है। अगर आप सारे एंगल सामने रखेंगे तो फिर वो उसमें मुजायका नहीं है। दूसरा जो आपका व्यूअर है, एक साहब ने मुतालबा कर दिया कि इंक्वायरी होनी चाहिए इस सारे इल्जाम पर। हो भाई, किस चीज की इंक्वायरी? अगर आपके पास प्रूफ है आप ले आइए, दोबारा इंक्वायरी करिए। अगर आपके पास कोई नए प्रूफ नहीं है बगैर। और ये साहब ये कह रहे थे कि हाँ मैच फिक्सिंग हुई है बट आई कैन नॉट प्रूव इट। जब यू कैन नॉट प्रूव इट तो भाई आप क्यों ये बात कर रहे हो? और अभी तो हाँ सिर्फ बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें ये सिलसिला, लेकिन अब मुझे लगता है ये सिलसिला रुक जाएगा, क्योंकि अब अताउर रहमान को अगर आप देखें, उन्होंने अपना आखिरी कार्ड भी अब उन्होंने फेंक दिया कि मुझे वसीम अकरम ने कहा था। हर चीज जाके वसीम अकरम की तरफ। अताउर रहमान को ये कहा गया कि यार वसीम अकरम तो बोल नहीं रहा, राशिद लतीफ और आमिर सुहेल को थोड़ा उंगली करो, वो बोलेंगे तो फिर ये कहानी आगे बढ़ेगी। राशिद लतीफ और दूसरे लोग नहीं बोलेंगे तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। और आमिर और अताउर रहमान जैसे आदमी का जवाब दे। मैं तो ये सोचता हूँ कि अताउर रहमान को कोई पैसे क्यों देगा खराब बॉलिंग कराने के? ये ना करो यार, ऐसे नहीं करें। 100%। वैसे जिस वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं अताउर रहमान, उमर अकमल ने कहा हिलेरियस, मेरा ख्याल है इससे हिलेरियस और कोई क्लेम हो ही नहीं सकता। मुझे वर्ल्ड कप 2015 में इंडिया के खिलाफ अंडर परफॉर्म करने के लिए $2 लाख ऑफर हुई। ओ भाई, पाकिस्तान 92 से हार रहा है इंडिया से, खड़े नहीं हो पाते, टांगे काफरी होती है, हर वर्ल्ड कप का मैच हारते हैं और उसको $2 लाख देंगे कि जा यार तू अंडर परफॉर्म कर दे। भाई इंडिया की टीम इतनी अच्छी थी 2015 में, उसको जरूरत नहीं थी किसी को अंडर परफॉर्म करवाने। तो ये अभी वसीम ने अब तक कुछ बोला नहीं है, वसीम भाई ने अब तक कोई बात बयानात नहीं दिए, वो कभी कुछ नहीं बोलते इस मामले पे, क्यों ऐसा? आसिफ भाई बोले। आसिफ नहीं, मेरा ख्याल है, देखें वो इतने समझदार हैं वो कि वो इस चीज को एक रैली नहीं बनाना चाहते। एक चीज उनकी तरफ आई है, अगर वो खेलेंगे तो फिर एक नई चीज शुरू होगी, जो जब तक ये जवाब देते रहेंगे तो फिर कोई नई चीज आएगी। मेरा ख्याल है वो भी श्योर हैं कि सिर्फ इल्जाम लगाने से या सिर्फ बातें करने से बात नहीं बनती। अगर आपके पास प्रूफ है तो देयर इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, आप वहां जा सकते हैं, तो वहां जाइए तो फिर जवाब शायद मिलेगा। और शाहिद भाई आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं इसके बारे में? वसीम भाई अभी तक कुछ बोले क्यों नहीं है? भाई 3-4 प्लेयर आए 99 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के या पाकिस्तान के, वो कहें कि हमने इतने $1 लाख वसीम भाई को या किसी को दिए थे मैच फिक्स करने के लिए, और वो वाकई सस्पिशियस मैच है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है ना कि कंप्लेसेंसी थी, पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी सुपर 6 में पहुंच गई थी, तो उन्होंने कहा यार आराम से खुला खेलो, आराम से खेलो। और एक फैक्टर ये भी आता है कि बहुत से लोग हमेशा से ही एलिगेशन लगाते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे फिक्स हुआ था सो दैट बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिल जाए। तो यार प्रूफ तो लाओ ना यार, प्रूफ कोई लाएगा तो वसीम अकरम या राशिद लतीफ या वकार यूनुस या इंजमाम उल हक या सईद अनवर बोलेंगे। जब कोई प्रूफ ही नहीं है, हाँ कोई कंक्रीट प्रूफ ले आए, एविडेंस ले आए कि हाँ ये प्रूफ है, फिर उनका बोलना बनता है या फिर कोई इंक्वायरी करने का बनता है। अदरवाइज क्यों इंक्वायरी कराएं? एक ऑलरेडी पाकिस्तान की क्रिकेट इतना उसके ऊपर खराब इमेज लगा हुआ है कि आए दिन मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के इंसिडेंट होते रहते हैं, वो आके एक और इंक्वायरी खोल दें।
मतलब फैजान वसीम अकरम के लिए तो वैसा ही है ना, अगर मैं कल को कह दूं कि यार दीपिका पादुकोण मुझसे फ्लर्ट करती है तो मतलब शी वुड नॉट रिप्लाई। मतलब तो वसीम क्यों रिप्लाई करे हर चीज का यार। ऐसा ही है, मतलब कोई भी कुछ उठ के कह दे तो डज नॉट मीन कि यार आप until and unless रणवीर सिंह कहे कि मैंने पकड़ा है दोनों को फ्लर्ट। कोई तो प्रूव लाओ ना यार, कोई तो प्रूव लाओ। और कोर्ट ऑफ लॉ में राशिद लतीफ की ऑडियो टेप्स वो नहीं हो सकी, कंक्रीट प्रूफ नहीं साबित हो सकी, इसलिए कि ऑडियो प्रूफ आपको पता है कि कौन किसकी कितनी अच्छी नकल उतार सकता है। मैं 3-4 प्लेयर की बड़ी अच्छी नकल उतार सकता हूँ, कोई नहीं पहचान सकता कि वो कौन प्लेयर है। लेकिन वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो वो प्रूव नहीं हो पाते, और फिर वो उन टेप्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से भी जस्टिस कयूम ने उन टेप्स को एक्सेप्ट नहीं किया। ऑडियो वैसे भी शायद पॉसिबल प्रोबेबली नहीं है। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस आरिफ अब्बासी पे हुआ। आसिफ ने मेरा ख्याल है 10,000 इंटरव्यू किए होंगे आरिफ अब्बासी के, हमेशा वो अच्छा बोलते थे, लॉजिकल बोलते थे, लेकिन ये उनकी लॉजिक 1% भी होल्ड नहीं करती कि जब जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम ने क्लियर कर दिया था सलीम मलिक को तो जस्टिस कयूम कमीशन की जरूरत नहीं बनती थी। इनवैलिड, इलॉजिकल। और जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम ने भी जो क्लियर किया था उसकी बुनियाद क्या थी कि उस वक्त टेस्टिमनी नहीं हुई थी, लैक ऑफ एविडेंस, अगले प्लेयर्स ने आके अपने बयानात नहीं साबित किए थे। तो नहीं, एक चीज और मैं बताऊं शाहिद भाई, आपने भी देखा होगा आरिफ अब्बासी साहब के और सलीम मलिक के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अभी हाल ही में आरिफ अब्बासी साहब की किताब की लॉन्च हुई थी, तो सलीम मलिक साहब वहां भी मौजूद थे, फैजान और मैं तो उनको मिले भी थे। उसको हिलेरियसली डिफेंड ना करें, जस्टिफाइएबली लॉजिकली डिफेंड करें। और हमेशा से उन्होंने किया है उससे तो मेरा ख्याल है सलीम मलिक पे एक लाइफ बैन और लग जाना चाहिए। और देखें, और ये हुआ क्या कि ये सिलसिला शुरू हुआ था कि सलीम मलिक को काम करने की इजाजत दें, अब उसको इतना ज्यादा फैल गया है, कभी अताउर रहमान, बासित अली, खालिद महमूद, आरिफ अब्बासी और लोग आज आकिब भी आ गए उसमें, तो सलीम मलिक का केस कमजोर हो गया और वो बहुत पीछे चला गया, और ये सब के सब अपने अपने केस तुम लोगों को मैं बताऊं 2008 में बेन जॉनसन भी 1988 का ओलंपिक्स का डिसग्रेसफुल था, वो भी बाद में आ गया, इसलिए कि लाइफ बैन होल्ड नहीं करता कोर्ट में, उसकी रूलिंग आ गई, उसने आके बड़े एग्जीबिशन मैचेस में एथलेटिक्स मीट्स में हिस्सा लिया। 2008 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह फैसला किया कि जो भी ड्रग चीट्स होंगे उनको आने वाले ओलंपिक्स में हम शिरकत नहीं करने देंगे, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वो स्टैंड नहीं कर सके। एथलीट्स कोर्ट में गए और उन्होंने क्लियर करवा लिया। जस्टिन गैटलिन जिसको 2 साल की सजा हुई थी, 100 मीटर स्प्रिंटर, उसने आके 2008 में दोबारा गोल्ड मेडल जीता। तो बाख से जब किसी ने, थॉमस बाख से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो उसने कहा आई हेट दिस गाय बट आई कैन नॉट स्टॉप हिम बिकॉज ही इज अ कोर्ट डिसीजन इन हिज फेवर। तो कोर्ट में जब आप होल्ड नहीं कर पाते, आप किसी को बैन नहीं कर सकते until and unless evidence someone is not guilty unless he is proven guilty। गुड पॉइंट। इसी बात पे हम करंट केस पे आते हैं, उमर अकमल। क्या इस सारे मामले में उमर अकमल का केस एकदम पीछे चला गया? फैजान आप बताएं। यार उमर अकमल का केस जो उसकी मेरिट थी पर ही था, और पीछे चला जाना से मतलब ठीक है, उसको वैसे भी अगर ये चीज नहीं होती तो भी इसको इतनी अटेंशन उमर अकमल के केस को प्रॉब्ली शायद नहीं मिलती, मिलती भी तो इस हद तक इतना हाइप नहीं मिलना चाहिए। उमर अकमल की भी अपनी एक अनफॉर्चुनेटली एक पूरी हिस्ट्री है ऑफ सच ऑफेंसेस। इससे पहले भी वो एक मीडिया इंटरव्यू में वो कह चुके थे बैठ के, जिस तरह शाहिद भाई ने उसका रेफरेंस दिया था कि यार मुझे ऑफर हुई थी, भाई उस वक्त अगर 2015 में ऑफर हुई थी तो व्हाई डिड उस वक्त रिपोर्ट क्यों नहीं किया तुमने जाके? तो और इसके अलावा भी एक दिन उठा के किसी पे नाम लगा दिया, तो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अपने लिए खुद कर दी थी उमर अकमल ने। फिर एक माजी का मंसूर अख्तर वाले केस पे उसको एविडेंस देना है, और इसके अलावा पास में जुल्करनैन हैदर वाला जो केस हुआ उसके भी सारे कनेक्शन आप देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उमर अकमल की तरफ ही फिंगर्स पॉइंट हो रही है। अब रिसेंटली दोबारा जुल्करनैन ने कह दिया कि मुझे उमर अकमल ने ही धमकियां लगाई थी। तो बात यह है कि चीजें तो ये आते रहती है, बयानात होते रहता है, अगेन वही चीज के साबित कैसे करेंगे। बट पीसीबी ने जो उमर अकमल का साथ है, तो पीसीबी भी अब क्या कर रहा है कि बड़ा विजिलेंट हुआ है, नजर रखी हुई है। और जैसे ही एक और चीज है चंद्रेश, यहाँ पर जो चीज पिछले 2-3 सालों में सामने आई है, अब पीसीबी और इनफैक्ट आईसीसी लेवल पे भी, कि उन्होंने जो सिंडिकेट्स है, बैटिंग सिंडिकेट्स, वहां पर अपने वो कह लें कि इन्फॉर्मर्स छोड़े हुए हैं, अपने मुखबिर छोड़े हुए हैं, जहां से उनको आइडिया हो जाता है कि यार क्या चीजें हो रही है, और फिर वो प्लेस पे नजर रखने शुरू हो जाते हैं और सारी चीजें ऐसा ऐसा खुलती है। ये जो मामला हुए थे अपने शर्जील वाले,
वो भी एक इनसाइडर की इंफॉर्मेशन थी जो यूके गई और यूके से फिर आईसीसी और पाकिस्तान को मिली। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो रही है। अब इतनी गहरी नजर रख ली गई है प्लेयर्स के ऊपर और प्लेयर्स की एक्टिविटीज पर और जो बुक मेकर्स है उनकी एक्टिविटीज पर, कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आती जाएगी। अब ढका छुपा रहना नहीं है। आपके सामने किस तरह दीपक अग्रवाल और शाकिबुल हसन वाला केस सामने आया, और ये चीज भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देती है कि दीपक अग्रवाल T10 में किस तरह एक टीम की ओनरशिप तक पहुंचे। और मैं अपने चैनल पे इससे पहले भी एक बार एक इवेंट में इसी तरह एक डिस्कशन चल रही थी, तो एक पॉइंट ये था कि ये जो अननोन से ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो छोटी मोटी टीमें चला रहे होते हैं और जो अनलिमिटेड पैसा प्लेयर्स पर खर्च कर रहे होते हैं, उन पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है कि जब प्लेयर्स आर नो बडीज और वो उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो क्यों प्लेयर को ल्यूर कर रहे हैं, वहां पर से ही सारी चीजें यहाँ पर गड़बड़ होती है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो पैसा बेदरेक पैसा खर्च कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स उनका भी कोई ना कोई रिटर्न तो होगा। तो ये चीजें देखनी जरूरी है, वो क्यों कर रही है ये सब कुछ। आसिफ, आप क्या कहेंगे उमर अकमल वाले किस्से पे? एक चीज है, उमर अकमल पे जाने से पहले अग्रवाल का जिक्र किया T10 में सिंधी टीम के वो साथ थे, लेकिन जो T10 की SOP है ना फैजान, उसमें यह है कि T10 की ओनर्स और को ओनर्स हैं। आप पे एतराज करती है तो फिर उनसे सवाल होता है, और उनके 3 साल के या कुछ एक खास पीरियड के जो ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वो भी उनसे लेते हैं। तो ये उनके केस में 2018 में आईसीसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था, इसीलिए एडिशन से पहले ही अग्रवाल को T10 ने अलग कर दिया था। तो ये तो एक T10 वाला हिस्सा है। बाकी उमर अकमल का केस ये है कि वो बड़ा उमर अकमल के ऊपर 2 चार्ज हैं, 2 मरतबा एक ही चार्ज को वायलेट करने का इल्जाम है। लेकिन जो मेरी इत्तला है वो ये है कि जो हियरिंग हुई थी 27 अप्रैल को, उसमें उमर अकमल एक चार्ज मान गए हैं, दूसरे के ऊपर उन्होंने तस्लीम नहीं किया। पीसीबी ने उन पर दबाव डाला कि दूसरी बार जो आपकी मीटिंग हुई थी उसको भी तस्लीम करें, उसमें भी यही बात हुई थी। तो उमर अकमल ने कहा कि वो मीटिंग ना मेरी मर्जी से हुई, मैं एक जगह बैठा हुआ था, लाहौर का गालिबन वो बताते हैं कि वो बैठे हुए थे, और एक साहब आए और उन्होंने पीएसएल के बारे में बातचीत शुरू की, मेरी परफॉर्मेंस, मेरी टीम की कारकर्दगी के हवाले से पूछा। पीएसएल से तकरीबन महीना पहले की ये मीटिंग है। नहीं, वो एक चीज को तस्लीम करता है उमर इस वक्त, उससे गलती हुई कि उसने लॉयर नहीं रखा। तो इस दफा मैंने सुना है कि काफी बड़ा एक लॉयर वो कोशिश तो कर रहे हैं लेने की, और जो हुक्मरान जमात है उनसे उस लॉयर का ताल्लुक है, ये मैं आपको बताऊं। तो अगर वो आप उनके हाथ में आ गए लॉयर, तो बड़ा दिलचस्प होगी सूरत हाल। अभी उनको इसी हफ्ते में नोटिस मिलने वाला है। कौन से लॉयर करना चाह रहे हैं? अभी वो इसी जो हुकूमत है इसके है वो, अभी नाम में इसके लिए बहुत बड़ी, अरे वो बहुत बड़ा एक नाम है, पिछली हुकूमत में भी रहे वो। अमेरिका से तो नहीं लाया रहा ना लॉयर कोई? हाँ, वो हर हुकूमत में होते वो लॉयर। वो बहुत बड़ी गलती करेगा अगर वो नहीं मानेगा दोनों चीजें। इसीलिए उसे 3 साल का बैन हुआ कि वो बड़ी गलती करेगा। इससे अच्छा तो इरफान, जिसको लोग पेंडू कहते हैं, वो अच्छा रहा कि उसने जाके एग्रीड सैंक्शन ले ली कि हाँ मेरे साथ 2-3 दफा हुआ था और मैं एग्रीड सैंक्शन के लिए तैयार हूँ। और भाई अपने पैसे फेंकोगे, 1.5-2 करोड़ रुपया उस आदमी पे खर्च करोगे, लॉयर पे सजा उतनी होनी है जितनी होनी है, कोई बचत नहीं है इसमें। इसलिए कि आपने किया है ऑफेंस, उन्होंने आपको पकड़ा है। आप लोग इतना भूल जाते हैं चंद्रेश के, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, जिम्बाब्वे में जो 2 लोग ऑफिशियल बैन हुए, हरारे क्रिकेट एसोसिएशन वाला 2012 में जो बुकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग पकड़ा गया और फिक्सिंग के ऊपर मुख्तलिफ प्लेयर्स को सजा हुई, वो 2017 में जाता है जिम्बाब्वे और उनको कहता है कि हम आपके लिए T20 लीग कराते हैं। जरा उसका नाम तो देख लेते कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसका नाम है। 2 ऑफिशियल, नायर करके और एक इकोपे यूनिट करके, वो 2 आदमी बैन हो गए फॉर लाइफ। किसी उसमें नहीं आ सकते। थोड़ा सा वो होमवर्क कर लेते कि यार ये कौन आदमी है, तो 6 साल पीछे पता चल जाता। तो लियोर इतना है, पैसे की अट्रैक्शन इतनी है कि प्लेयर एकदम, मुझे डर लगता है आने वाली नस्लों के लिए जितने प्लेयर खेल रहे हैं, हमारे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, सबसे बढ़कर इन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचाना है। और एक कैप्टन से मैंने पूछा कि तुम जब ये प्लेयर चले जाते हैं तो उनके बारे में पता करते हो कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बस ग्राउंड तक
हैं, बाकी उनका अपना सारा मर्जी, बाकी हमारी मर्जी 24/7 जो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये भी नजर रखनी पड़ेगी। एक बड़ी ऑब्जेक्शनेबल शाहीन शाह अफरीदी की वीडियो आई थी, इस तरह ये लड़के करते हैं तो ये लड़कों को नॉलेज भी कम है, इन लड़कों को जरा सा लियोर दो तो ये फौरन फिसल जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब आने वाली नस्लों को भी बचाना है। तो जाते जाते शाहिद भाई, जावेद भाई अगर होते हैं तो वो क्या कहते हैं इन आने वाले नस्लों को? भाई ने तो कह दिया कि अगर नहीं बचोगे, उन्होंने तो उमर अकमल को भी तड़ी लगाई थी, और उमर अकमल को इतनी जोरदार तड़ी लगाई थी कि मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मैं तुम्हें बताया हूँ कि अगर तुमने फिर किया तो मैं आके तुम्हारे सर पे डंडा मार दूंगा। लेकिन उसको सर से डंडा मारने से पहले ही वो पकड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चैट के लिए, बहुत मजेदार था। आसिफ, फैजान और शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये गुफ्तगू हम वापस करेंगे एक बार बहुत जल्द। थैंक यू सब। थैंक्स अ लॉट।